हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम संविधियों के निर्वचन इस विषय का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और इसके पहले हमने दोस्तों इस सब्जेक्ट के लिए टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड किया था, और आप उसको अगर देख लेंगे, 3 4 या 5 वीडियो है शायद, तो उन सभी वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो अच्छे से इन चीज़ों को समझ लेंगे और वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो यह सब्जेक्ट है इतना ईजी लगने लगेगा कि शायद इसमें से जितने प्रश्न पूछे जाएँ मैक्सिमम को आप हल कर पाएँगे। तो कोशिश करेंगे कि एमसीक्यूज को हम इस प्रकार से आपको सॉल्व कराएँ ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल समझ में आ जाएँ, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसमें मैक्सिमम चीज़ें हैं जो कि सूत्र पर आधारित हैं, कुछ सिद्धांत बताए गए हैं कि निर्वचन जो है किस प्रकार से किया जाता है, उसके कौन-कौन से नियम हैं, उसके अंतर्गत कौन-कौन सी आवश्यक तत्व हैं, कौन से ऐसे कानून हैं जिनका निर्वचन किया जाएगा, निर्वचन करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, यही सब बातें हैं। और ये देखने में भले आपको टफ महसूस हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही ईज़ी है। आप इसके पहले के जो वीडियो हैं निर्वचन से संबंधित, उनको अगर देख लेंगे तो वहाँ पर हमने टॉपिक वाइज चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है। तो उसके बाद इसको देखिए। और यह एमसीक्यूज का वीडियो 2 पार्ट में होगा। इस और दोनों पार्ट के माध्यम से हम आपको कुल 200 एमसीक्यूज को सॉल्व कराएंगे। और हमारी उम्मीद रहेगी कि इस 200 एमसीक्यूज को अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया, अच्छे से इसको 2-3 बार अगर देख लिया, तो परीक्षा में चाहे जैसे सवाल पूछे जाए, आपसे गलती नहीं होगी। तो आप इसके पहले के वीडियो को जरूर देखिए, और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि संविधियों के निर्वचन के संबंध में किस प्रकार के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो पहला है इसमें, दांडिक विधियों का कठोर निर्वचन किया जाता है, इसका लाभ किसे मिलता है। तो दांडिक विधियों का और दूसरी बात कर विधियों का, इन दोनों ही विधियों का निर्वचन हमेशा कठोर रूप से किया जाएगा। आपको हमेशा इन दो बातों को ध्यान रखना चाहिए, इन दांडिक विधियों का और कर विधियों का अर्थात टैक्सेशन लॉ का। और इन दोनों ही मामले में अगर कोई संदेह होता है तो संदेह की स्थिति में हमेशा जो अभियुक्त को लाभ मिलना चाहिए। कर विधि में अगर संदेह है तो ऐसी स्थिति में उसका लाभ किसको मिलेगा, करदाता को मिलना चाहिए। और दांडिक विधियों में अगर कंफ्यूजन होता है या संदेह होता है तो उसका लाभ किसे मिलेगा, अभियुक्त को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वचन का सामान्य सिद्धांत है। तो निर्वचन का सामान्य सिद्धांत इसमें से कौन सा है। तो इसके अंतर्गत जो निर्वचन के सिद्धांत कुछ बताए गए हैं, उसके अंतर्गत 3 प्रकार के सिद्धांत आते हैं जो उसके प्रमुख नियम हैं। क्योंकि निर्वचन के आपको प्रमुख नियम और सहायक नियम 2 प्रकार के नियम मिलते हैं। तो सामान्य नियम क्या है कि कानून को ससंदर्भ पूरा पढ़ा जाना चाहिए, पहले सही है। दूसरा इसमें है कि अर्थान्वयन अमान्य से मान्य करना अच्छा है, तो यह भी सही होता है। और तीसरा है, अर्थान्वयन जो होता है वह इस प्रकार से या सहचर्यण ज्ञायते के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो तीनों कथन हैं यह निर्वचन के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, नासिटर ए सोसायस का क्या अर्थ है। तो नासिटर ए सोसायस का अर्थ ये होता है कि साहचर्य से जानना, तो पहला विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट है, एक्स बिसेरिबस एक्टस, इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो विधि है उसका निर्वचन करते समय जिस विधि का निर्वचन किया जा रहा है उसे जो है संपूर्ण रूप से उसको पढ़ करके उसका निर्वचन किया जाना चाहिए। अगर किसी भी एक्ट का, किसी अधिनियम का अगर निर्वचन किया जा रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके एक भाग को केवल पढ़ करके ही उसी के अनुरूप उसका निर्वचन कर दिया जाए। क्योंकि अधिनियम को जब पूरा पढ़ने से उसका उद्देश्य समझ में आता है, और इसलिए पूरे अधिनियम को जब पढ़ा जाएगा तभी उसके एक्चुअल जो उसका अर्थ क्या है उसको समझा जा सकता है और अच्छे से उसका निर्वचन किया जा सकता है। तो इसमें पहला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है, रिष्ट का नियम उस दशा में लागू किया जाता है जब कानून के जो है 2 या अधिक अर्थ निकलते हों। तो रिष्ट का नियम या रिष्ट निवारण का नियम इसको कहा जाता है। तो रिष्ट निवारण का नियम जब लागू होता है जबकि किसी विधि के 2 अर्थ निकलते हों, तो ऐसी स्थिति में रिष्ट निवारण नियम के द्वारा उसका निर्वचन करके उसको एग्जैक्ट जो है उसके अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, निर्वचन का प्रथम सिद्धांत है। तो निर्वचन का जो प्रथम सिद्धांत ये होता है कि उसका शाब्दिक रूप से निर्वचन किया जाना चाहिए। इसके बाद जो है स्वर्णिम नियम या सजाती नियम, रिष्ट निवारक नियम ये बाद में आते हैं, लेकिन जो प्रथम सिद्धांत यही है कि उसका शाब्दिक निर्वचन किया जाए। नेक्स्ट है, सर्वाधिक सुरक्षित नियम किस सिद्धांत को कहा जाता है। तो सर्वाधिक सुरक्षित नियम जो है शाब्दिक निर्वचन को कहा जाता है। क्योंकि जब आप किसी भी अधिनियम को, किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप उसके शब्दों पर ध्यान देते हैं।
तो इसलिए सबसे पहले उसके शब्दों पर निर्वचन किया जाना चाहिए, उसके शब्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर उससे अर्थ स्पष्ट नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में वहां पर सजातीय अर्थानुमान किया जाए, स्वर्णिम नियम अपनाया जाना चाहिए, रिष्ट निवारक का जो नियम है वो अपनाना चाहिए, लेकिन जो पहली सिद्धांत अपनाना चाहिए वह शाब्दिक निर्वचन का सिद्धांत अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है भविष्यलक्षी आदेश का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था। तो आप में से अधिकतर लोग इसको संविधान में पढ़े होंगे कि जो भविष्यलक्षी सिद्धांत है वह किस सबसे पहले गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में इसको प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है अधिनियम का सार महत्वपूर्ण होता है, उसका बाह्य स्वरूप नहीं, यह किस सिद्धांत से संबंधित है। तो यह जो है आभासी विधायन सिद्धांत से संबंधित है। तो आभासी विधान से तात्पर्य क्या होता है कि जिस कार्य को एक बार जो है नहीं प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, उसको अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। इसे ही आभासी विधायन का सिद्धांत कहा जाता है, जो कि भारतीय संविधान से उसके अंतर्गत समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिष्ट के नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया गया था। तो रिष्ट का जो नियम है या रिष्ट निवारण का नियम है, यह सबसे पहले हेडले के मामले में प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाब्दिक या व्याकरणिक निर्वचन करते समय कौन सी जो कथन है वह गलत है। तो अगर शाब्दिक रूप से निर्वचन किया जा रहा है या व्याकरणिक रूप से निर्वचन किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि न्यायालय को साम्य न्याय व शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों के अनुसार विधि की भाषा में सुधार, संशोधन या परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं होता है। यहाँ पर दिया है गलत क्वेश्चन, गलत जो विकल्प है तो यही जो है वह गलत होगा, क्योंकि इसमें संशोधन या परिवर्तन करने का अधिकार न्यायालय को नहीं होता है, बल्कि वह संसद को या विधानमंडल को होता है। दूसरा विकल्प है कि न्यायालय द्वारा केवल शब्दों, वाक्यों, खंडों, व्याकरण और पदों का सही से अर्थान्वयन किया जाना चाहिए, चाहे न्यायालय के समक्ष इसका परिणाम अव्यवहारिक ही क्यों न हो। तो यह कथन सही है। तीसरा है कि शब्दों को इनके शाब्दिक, व्याकरणिक, साधारण, स्वाभाविक या प्रचलित अर्थ में ही समझा जाना चाहिए। और चौथा है न्यायपालिका विधायिका द्वारा निर्मित संविधियों की भाषा में किसी प्रकार का सुधार नहीं कर सकती है। ऐसा सुधार करने का जो अधिकार होता है वह विधायिका के पास ही होता है। नेक्स्ट है दांडिक विधि के निर्वचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, ये पूछा गया है। तो गलत कथन कौन सा होगा। तो पहला देखते हैं कि अपराध के लिए प्रयुक्त शब्दों में कोई भी संदिग्धता हो तो उसका जो लाभ होगा किसे मिलेगा, अभियुक्त को मिलेगा। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है दांडिक विधि का कठोरता पूर्वक निर्वचन किया जाना चाहिए, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा है दांडिक विधि के संदर्भ में अधिकारिता तथा प्रक्रिया के विधि का उदारता से निर्वचन करना चाहिए। तो यही जो है विकल्प गलत है, क्योंकि गलत हमसे पूछा गया है कि कौन सा गलत है। तो दांडिक विधि का जो निर्वचन होगा वह उदारता पूर्वक या सरलता पूर्वक नहीं किया जाएगा, बल्कि यह कैसे किया जाएगा, तो कठोरता पूर्वक किया जाएगा। नेक्स्ट है जब किसी कानून के एक से अधिक उपबंध एक दूसरे के विरुद्ध हों तो न्यायालय उन उपबंधों का निर्वचन इस प्रकार करने का प्रयास करता है जिससे उन सभी उपबंधों में सामंजस्य बना रहे एवं कोई उपबंध प्रभावहीन न हो जाए। तो यह निर्वचन का आधार क्या होगा, इसे किस प्रकार का निर्वचन या अर्थान्वयन कहा जाता है। तो यहाँ अर्थान्वयन और निर्वचन दोनों एक ही शब्द अर्थ रखते हैं, इसलिए जो है अर्थान्वयन और निर्वचन में कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के मामले में सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन या सामंजस्यपूर्ण निर्वचन का जो सिद्धांत है उसको अपनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है संशोधन के संदर्भ में कौन सा सही है। तो यहाँ पर कौन सही है पूछ रहा है। तो संशोधन में संविधि के क्षेत्र में परिवर्तन होता है, इसके उपबंधों को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। तो यह जो है सही पूछा है, तो यही कथन सही होगा। दूसरा है कि न्यायपालिका को संशोधन को पुनर्विलोकन करने का अधिकार नहीं है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि अगर कोई संविधान संशोधन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस संशोधन का पुनर्विलोकन जो है वह न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर यह गलत है। तीसरा है संशोधन को मान्यता देना या अमान्य करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का भाग नहीं है। तो यह भी गलत है, क्योंकि वह उसको न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के तहत न्यायपालिका उसका वैधता को चेक करती है और उसके आधार पर उसको वैध घोषित करती है। और चौथा है संशोधन के मामले में निर्वचन के सिद्धांत लागू नहीं होते। यह भी गलत है, क्योंकि संशोधन जब होता है तो उसका भी जो निर्वचन है वह किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमान्य से मान्य करना अच्छा है। तो इसके निर्वचन के सिद्धांत के संदर्भ में यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो
अमान्य से मान्य करना अच्छा है, यह एक सिद्धांत है जो कि निर्वचन के संदर्भ में इस सिद्धांत को अपनाया जाता है। के दो निर्वचन संभव हों अर्थात दो अर्थ निकलते हों, तब न्यायालय को ऐसा अर्थान्वयन करना चाहिए जो उसके लिए अनुकूल हो जिसके लिए उस संविधि का निर्माण किया गया है, न कि कोई ऐसा अर्थ स्वीकार करना चाहिए जिससे संविधि के प्रयोजन की पूर्ति में जो है वह बाधा बने। तो यह सही है। दूसरा है, दोनों अर्थान्वयनों में से जिससे विधायिका के उद्देश्यों की प्राप्ति हो उसे ही स्वीकार किया जाना चाहिए और शेष को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। तीसरा है कि यदि किसी उपबंध के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो उस अर्थ को स्वीकार करना चाहिए जो प्रयुक्त शब्दों को प्रभावी बनाए, जबकि निष्प्रभावी बनाने वाले अर्थ को अस्वीकार किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो तीनों कथन हैं वह बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है, जब किसी विधि की भाषा संदिग्ध होने के कारण एक से अधिक अर्थ निकलते हों तो न्यायालय जो है यहाँ पर कौन सा नियम लागू करेगा। तो जब जो है अगर विधि की भाषा वह देखने से ही इस प्रकार से प्रतीत हो रही है कि उससे जो है एक जो कथन है वह संदिग्ध है, तो या उससे एक से अधिक अर्थ निकल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर अमान्य से मान्य करना अच्छा है, इस नियम को लागू करना चाहिए। क्वेश्चन है, कराधान कानून का निर्वचन के संदर्भ में यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो इसका जो निर्वचन है वह कठोरता पूर्वक किया जाना चाहिए। पहला कथन सही है, क्योंकि अब हमने देखा था कि कठोरता पूर्वक जो निर्वचन होता है वह कर कानून का और दांडिक विधि का, इन दो प्रकार की विधियों का जो निर्वचन है वह कठोरता पूर्वक करना चाहिए। तो इसका जो विस्तृत वीडियो है आप उसको जो देख लेंगे तो ये सब प्रश्न हल करने में बहुत आसानी होगी, आप बहुत आसानी से इन सबको हल कर लेंगे। दूसरा है कि संदेह की स्थिति में इसका जो लाभ है वह करदाता को नहीं दिया जाना चाहिए। तो यह गलत है, क्योंकि अगर संदेह होता है इस किसी मामले में कर संबंधी कानून में तो उसका लाभ हमेशा करदाता को दिया जाएगा। तीसरा है कि सामान्यतः कर कानूनों का भूतलक्षी प्रवर्तन नहीं होता है जब तक कि विधायिका का ऐसा स्पष्ट आशय न हो। कर कानून का प्रवर्तन भविष्यलक्षी ही होता है। तो यह भी गलत है, क्योंकि जो कर कानून है वह भूतलक्षी भी प्रभाव रखते हैं, अर्थात उनको बैक डेट से भी लागू किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर पहला जो विकल्प है वही सही होगा। नेक्स्ट है, आदेशात्मक संविधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। तो आदेशात्मक जो विधियां होती हैं इनके संदर्भ में जो सही कथन कौन सा है कौन सा गलत है तो उसको देखेंगे। तो आदेशात्मक विधियों का अक्षरशः अनुपालन करना अनिवार्य होता है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है कि आदेशात्मक विधियों में सामान्यतः करेगा या अवश्य करेगा या ऐसा करना विधियुक्त होगा, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो यह भी सही है। तीसरा है कि आदेशात्मक विधियों के निर्देशों का सारवान रूप से अनुपालन कर लेना पर्याप्त है। तो सारवान अनुपालन नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पर इसका जो अनुपालन होगा वह अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा। तो गलत कथन पूछा है तो यही जो तीसरा विकल्प है यही गलत होगा। और चौथा है कि ऐसी संविधियों का निर्वचन कठोरता से किया जाना चाहिए, यह आवश्यक होता है, तो यह भी सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में विधायिका अपने मूलभूत विधायन संबंधी कार्यों का यह प्रत्यायोजित कर सकती है या नहीं कर सकती। तो जो विधायिका का जो मूलभूत कार्य है अर्थात ऐसा कार्य जो कि विधायिका के द्वारा ही किया जाना है, तो ऐसे जो कार्य हैं उनका वह प्रत्यायोजन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका कठोर अर्थान्वयन नहीं किया जा सकता। तो कठोर अर्थान्वयन या कठोर निर्वचन इसमें से कर संबंधी कानून, दंड विधि और राजस्व विधि इनका किया जाएगा, लेकिन हितबद्ध जो विधियां हैं उनका कठोर अर्थान्वयन या कठोर निर्वचन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, संविधान के निर्वचन में उच्चतम न्यायालय ने निम्न सिद्धांतों की चर्चा की है। तो संविधान का निर्वचन करते समय यहाँ पर सार और तत्व का सिद्धांत, आभासी विधायन का सिद्धांत और भविष्यलक्षी आदेश का सिद्धांत, यह सभी जो है सिद्धांतों को वहां पर फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है, उपचार हेतु जो प्रयोजनप्रद अर्थान्वयन किया जाता है उसका किससे संबंध है। तो उपचार हेतु अर्थात किसी अगर विवाद है या कोई संदेह है उसका समाधान करने के लिए निर्वचन करते समय किस प्रकार का निर्वचन का जो नियम है वह अपनाया जाता है। तो वहां पर रिष्ट निवारक जो नियम है उसका अपनाया जाता है, उसका अनुसरण किया जाता है। नेक्स्ट है, निरसन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो पहला है इसमें, निरसन में न्यायपालिका को पुनर्विलोकन करने का अधिकार नहीं है।
तो यह जो कथन है यह सही है, क्योंकि निरसन के मामले में न्यायपालिका पुनर्विलोकन नहीं करती है, बल्कि अगर कोई नया कानून बनाया जाता है तो उसका पुनर्विलोकन कर सकती है। दूसरा है कि निरसन का मान्य या अमान्य करना न्यायपालिका के कर्तव्य का ही भाग है। तो यह जो है यह गलत होगा, क्योंकि निरसन का मान्य या अमान्य करना, क्योंकि जब कोई निरसन हो गया तो उसका पुनर्विलोकन नहीं हो सकता, उसको मान्य अमान्य करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तीसरा है कि निरसन में निर्वचन के सिद्धांत लागू नहीं किए जा सकते, यह बिल्कुल सही है। चौथा है कि निरसन में संविधि का संपूर्ण अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, तो यह भी सही है। तो यहाँ पर गलत पूछा है तो दूसरा विकल्प ही सही नहीं होगा, गलत होगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार के कानून का तात्पर्य किसी विशिष्ट विषय वस्तु पर संपूर्ण ज्ञान की विस्तार पूर्वक अभिव्यक्ति करना होता है, जिसमें पूर्ववर्ती सभी विधिक प्रावधानों एवं विषयों से संबंधित सामान्य कानून के नियमों को सम्मिलित करने का प्रयास प्रारूपकार के द्वारा किया जाता है। तो यह जो है संहिता कानून कारी कानून होता है। इस प्रकार के कानून का तात्पर्य है कि किसी विशिष्ट विषय पर जो संपूर्ण कानून की विस्तार पूर्वक जो है वहां पर वर्णन करना होता है इसमें, और जिसमें पूर्ववर्ती सभी विधिक प्रावधानों और विषयों से संबंधित जो कानून होते हैं वह शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विषय वस्तु का उल्लेख दूसरे का अपवर्जन करता है, कौन से सूत्र पर आधारित है? तो इसके लिए जो दूसरा जो सिद्धांत दिया गया है यह इसी सूत्र पर आधारित है। तो हिंदी मीडियम के लोगों के लिए यह लैटिन भाषा जो है इसको पढ़ना ही मुश्किल होता है, तो आप इसमें से कुछ जो शब्द हैं उनको पकड़ सकते हैं और इसके माध्यम से आप अपने प्रश्न को सही कर सकते हैं, क्योंकि यह जो इंग्लिश है हिंदी माध्यम के लोगों के लिए तो इंग्लिश ही सबसे बड़ी समस्या है, तो यह लैटिन उनको कहाँ से आसानी से याद हो पाएगी। तो इसलिए आप इसके कुछ शब्द हैं अगर आप उनको पकड़ लेते हैं तो यहाँ पर आपको प्रश्न जो है आसानी से सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत व अन्य देशों में नैसर्गिक न्याय के सूत्र मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। तो नैसर्गिक न्याय के कौन से सूत्र जो है वह भारत व अन्य देशों में मान्यता प्राप्त कर चुके हैं? तो इसके अंतर्गत है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में निर्णायक नहीं हो सकता, अर्थात कोई जज है और अपने मामले का फैसला वह खुद नहीं दे सकता। और ये क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि यह नैसर्गिक न्याय का जो नियम है उसका उल्लंघन होता है। दूसरा है कि दूसरे पक्ष को भी सुनने का अवसर दिया जाना चाहिए, अर्थात एक पक्षीय रूप से कभी भी कोई फैसला नहीं देना चाहिए। तो यह दोनों ही जो सिद्धांत है वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पे आधारित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है? तो इसमें पहला है, अधिनियम का सार महत्वपूर्ण होता है, उसका बाह्य स्वरूप नहीं। तो यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यदि विधान जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं बनाया जा सकता तो वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं बनाया जा सकता, यह भी सही है, क्योंकि यही छद्म विधान का नियम यही कहलाता है। तीसरा है कि जहां किसी केंद्रीय अधिनियम का किसी विशिष्ट दिन प्रवर्तन में आना अभिव्यक्त नहीं है, वहां वह उस दिन को प्रवर्तन में आएगा जिस दिन उस पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाती है। तो यह भी सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो तीनों कथन है वह सभी सही हैं। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा किस मामले में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया? तो आपको शब्द को पकड़ना है, पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचा माना गया एसआर बोम्मई के मामले में। और आधारभूत ढांचा का सिद्धांत अगर पूछा जाता है किस केस में प्रतिपादित किया गया, तो वह केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की उद्देशिका के मूल पाठ का उद्देश्य क्या है? तो संविधान की जो उद्देशिका है उसके मूल पाठ का उद्देश्य इसमें से व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना। क्योंकि उद्देशिका को जब पढ़ेंगे तो ये इस वाक्य का उसमें उल्लेख किया गया है, तो यही तीसरा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उदार अर्थान्वयन नहीं किया जा सकता? उदार या जो सरल अर्थान्वयन नहीं किया जा सकता, तो इसमें से जो असामर्थ्यकारी संविधियां हैं इनका जो है उदार अर्थान्वयन नहीं किया जा सकता, अर्थात इनका जो निर्वचन होगा वह कैसा होगा? कठोर होगा। इसके अलावा दांडिक जो विधियां हैं और कर संबंधी जो विधियां हैं इन सभी का जो निर्वचन होगा कैसे होगा? वह कठोर निर्वचन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशात्मक संविधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वह गलत है? तो निर्देशात्मक अर्थात निर्देश दिए जाते हैं, इस प्रकार की जो विधि होती है उसका फॉलो करना आवश्यक नहीं होता, मैंडेटरी नहीं होता, बल्कि वह विवेकात्मक होता है। तो इसके संदर्भ में विकल्प देखते हैं कि निर्देशात्मक संविधियों में सामान्यतः कर सकता है अथवा जैसा वे उचित शब्द हैं, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यह कथन सही है।
क्योंकि जो आदेशात्मक विधियां होती हैं उसमें कर सकता का प्रयोग नहीं होता, बल्कि क्या होगा, करेगा या करना होगा, इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा कथन है, निर्देशात्मक विधियों की अनुपालन नहीं करने की दशा में न केवल अनियमितता होगी, बल्कि संविधियां जो है वह अकृत या शून्य हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमसे गलत कथन पूछा है, तो यही दूसरा ही गलत होगा, क्योंकि निर्देशात्मक या डायरेक्टिव टाइप की जो लॉज होते हैं उसके अंतर्गत अगर उसका पालन नहीं किया गया तो इसके कारण वह जो संविधि है वह अनियमित नहीं होती है, वह शून्य नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुडेम जेनेरिस का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है सजातीय या उसी किस्म का या उसी प्रकार का। तो ये जो सभी हैं यह एजुडेम जेनेरिस का अर्थ माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विधान जिसका साधारण उद्देश्य किसी विशिष्ट कोटि के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है और इसमें कोई उपबंध जो है अस्पष्ट है या जिससे दो अर्थ निकलते हों, जिसमें से एक उस के हित की रक्षा करेगा और दूसरा उसके हित को नुकसान पहुंचाएगा या नष्ट करेगा, तो वह अर्थ जो उसकी हित की रक्षा करे उसको जो है स्वीकार किया जाना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस हितप्रत अर्थान्वयन के सिद्धांत की किस केस में व्याख्या की थी? तो यह केस था महादेव लाल बनाम महाप्रशासक पश्चिम बंगाल राज्य। यह 1960 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। नेक्स्ट है, निर्देशात्मक विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि निर्देशात्मक संविधियों के उपबंध का पालन करना अनिवार्य नहीं होता है, बल्कि यह क्या होता है, विवेकाधीन होता है। तो यह कथन सही है। दूसरा है कि निर्देशात्मक विधियों का अनुपालन नहीं करने से दंड या सख्ती का कोई प्रावधान नहीं होता, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है कि ऐसी संविधियां व्यक्तिगत हितों को समर्पित होती हैं। तो यहाँ पर जो तीनों कथन है यह सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वचन के बाह्य सहायकों का प्रयोग कब किया जाता है? तो देखिए, निर्वचन के जो सहायक होते हैं यहाँ से दो प्रकार के सहायक होते हैं। एक तो बाह्य सहायक हो गया और दूसरा होता है आंतरिक सहायक। अर्थात निर्वचन करने में इन दो प्रकार के जो सहायक होते हैं उनकी मदद ली जाती है। तो आंतरिक सहायक के अंतर्गत क्या क्या होता है? लघु और दीर्घ नाम होता है, उद्देशिका है, भाषा टिप्पणी है, परंतुक है, स्पष्टीकरण है। इस प्रकार के जो हैं वह आंतरिक सहायक के अंतर्गत आते हैं। और बाह्य सहायक और आंतरिक सहायक जो होते हैं उनका आप निर्वचन करते समय उसमें अंतर यूज भी किया जाता है, लेकिन जो बाह्य सहायक होते हैं उनका वहां पर उसके अंतर्गत किसी भी तरह से सहायता नहीं ली जाती है, बल्कि उनको केवल बाहर से सहायता ली जाती है। निर्वचन करने में उसका कहीं प्रयोग नहीं किया जाता। तो बाह्य सहायक के अंतर्गत क्या आते हैं? पुस्तकें आती हैं, अलग अलग जो विद्वान हैं उनकी, शब्दकोश हैं, और जो अन्य कानून बनाए गए हैं उनका जो है सहायता लिया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय विधियां हैं, विदेशी न्यायालयों के निर्णय हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, तो इन सब को जो है वहां पर मदद ली जाती है। अब प्रश्न पे आते हैं कि निर्वचन के बाह्य सहायकों का प्रयोग कब किया जाता है? तो इनका प्रयोग तब किया जाता है जबकि जो भाषा है वह क्या हो, संदिग्ध हो। तो जब भाषा संदिग्ध हो तो उसको जो है असंदिग्ध बनाने के लिए या स्पष्ट करने के लिए निर्वचन के बाह्य सहायकों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कथन है कि जब अन्य आंतरिक सहायक अर्थ स्पष्ट करने में असफल हो जाते हैं तब भी बाह्य सहायकों की मदद ली जाती है। तीसरा है कि जब न्यायालयों के द्वारा शब्दों का अध्ययन करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सहायकों की मदद ली जाती है जो कानून से परे हैं, तो इन सभी मामलों में वहां पर बाह्य सहायकों की मदद ली जाती है। नेक्स्ट है, कानून में प्रयुक्त शब्दों को कुछ रूपांतरित कर सही अर्थ जाना जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसे ही स्वर्णिम नियम कहा जाता है। स्वर्णिम नियम क्या है ये, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो आप इसको हमारे उस वाले वीडियो में देख लीजिएगा जिसमें हमने निर्वचन के जो सहायक नियम बताए हैं उसी के अंतर्गत उसको हमने शामिल किया है और उसमें बताया है कि यह स्वर्णिम नियम क्या होता है। नेक्स्ट है, जब दो या दो से अधिक ऐसे शब्द जिनके अर्थ जो है सदृश्य हो या एक समान हो एक साथ प्रयोग किए जाएं तो उनके सजातीय अर्थ में समझा जाना चाहिए। यह किस नियम से संबंधित है? तो अगर दो या दो से अधिक शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ एक समान प्रतीत होते हैं और उनका प्रयोग भी एक तरह से एक ही जैसे किया जाता है तो उनको अर्थान्वयन सहचर्यण ज्ञायते इस नियम से संबंधित उनको माना जाता है। नेक्स्ट है, यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा निर्मित विधि में अंतर है क्योंकि संविधान से प्रदत्त किसी अन्य विधायिका के क्षेत्र को आनुषंगिक रूप से
स्पर्श कर लिया गया है या उसमें इंटरफेयर कर लिया गया है तो कौन से सिद्धांत के द्वारा इसका उपचार प्रदान किया जाएगा। तो सार और मर्म या सार और तत्व का सिद्धांत यहाँ पर अपनाया जाएगा। नेक्स्ट है संविधियों का अर्थान्वयन करने का अधिकार किसको प्राप्त नहीं है। तो संविधियों का अर्थान्वयन अर्थात निर्वचन करने का अधिकार न्यायालयों को होता है, अधिकरणों को होता है, राज्य की पंचायतों को होता है, लेकिन जाति पंचायतों को इसका कोई अधिकार नहीं होता है कि वह विधि का इंटरप्रिटेशन करें। नेक्स्ट है निर्वचन के सहयोगी कौन कौन होते हैं। तो निर्वचन के सहयोगी जो है इसके अंतर्गत होते हैं आंतरिक सहयोगी और बाह्य सहयोगी। तो आंतरिक और बाह्य सहयोगी को हमने देखा कि आंतरिक सहयोगी के अंतर्गत लघु और दीर्घ नाम होते हैं अर्थात शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, जो उसका प्रियम्बल अर्थात उद्देशिका है, उसमें जो टिप्पणी की जाती है जिसको मार्जिनल नोट्स कहा जाता है, परंतुक है, स्पष्टीकरण है, उदाहरण है, विराम चिन्ह है, इसको क्या कहा जाएगा, इसको आंतरिक सहायक कहा जाएगा। और बाह्य सहायक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो हमने देखा था कि पाठ्य पुस्तकें हैं जो कि अलग अलग विधि शास्त्रियों की हैं, शब्दकोश या डिक्शनरी हैं, और न्यायिक निर्णय हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधियां हैं, कुछ संधियां हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। तो इस प्रकार के जो है वो सहयोगी उपबंध होते हैं, बाह्य सहयोगी। नेक्स्ट है बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य, यह 1955 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। तो यहाँ पूछा गया है कि इस केस में क्या प्रतिपादित किया गया। तो इस केस में यह प्रतिपादित किया गया था कि कंपनी जो है एक लीगल पर्सनालिटी है, विधिक व्यक्ति है। दूसरा कहा गया कि किसी प्रकरण के निर्णय उल्टे भी जा सकते हैं। और तीसरा है कि यदि किसी संविधि का कोई भाग असंवैधानिक है तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। ये जो सभी कथन है, सभी निर्णय हैं, सभी सिद्धांत हैं, यह प्रतिपादित किया गया था बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वचन के आंतरिक सहयोगी कौन होते हैं। तो निर्वचन के आंतरिक सहयोगी तो इसमें से वो होते हैं जो संविधि के भीतर की विषय वस्तु होती है, अर्थात संविधि का जब निर्वचन किया जाता है तो उसके अंतर्गत इसका विषय वस्तु के रूप में उपयोग किया जाता है, उसे ही आंतरिक सहायक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष अधिनियम सामान्य अधिनियम पर अभिभावी प्रभाव रखते हैं, यह कौन से सूत्र पर आधारित है। तो यह जनरलिया स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट अर्थात ये जो तीसरा विकल्प है इसी सूत्र पर आधारित है। तो आपको इस सूत्र का अर्थ भी जानते रहना होगा क्योंकि अर्थ यहाँ पर सूत्र बहुत सारे हैं, लगभग 8 से 10 जो है प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कभी कभी जो कि केवल सूत्रों पर आधारित है। जैसे सहचर्य ज्ञायते है, सजाती नियम है, जिसे नॉस्टर ए सोसाइड कहा जाता है, एजुसडम जेनरिस का नियम है जिसे सजाती नियम कहा जाता है। खैर हमारी आप वह दूसरा इसके पहले का जो वीडियो देखेंगे सब उसमें क्लियर हमने कर दिया है और अच्छे से उसमें चीज़ों का अर्थ हमने स्पष्ट किया है, तो आप उसको जरूर देखिएगा, उसके बाद आप एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड कानून का प्रभाव क्या होता है, अर्थात जो दांडिक विधियां होती हैं उनका प्रभाव क्या होता है। तो उनका जो प्रभाव होता है वह भविष्यलक्षी होता है, अर्थात जिस दिन वह बनाए गए इस दिन के बाद से उनको लागू किया जाएगा, इनको पहले जाके लागू नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति ए है, आज इसने चोरी का अपराध किया है और या जारता का अपराध किया है, जिस तारीख को इसने जारता का अपराध किया उस तारीख तक जो है यह कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता था, और इसके 2 दिन बाद एक कानून बनाया जाता है और इसमें जारता को अपराध घोषित किया जाता है। तो अब यह कानून बन गया तो अब बैक डेट से जाकर के ए को दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका भूतलक्षी प्रभाव होगा और इस तिथि के बाद से अगर कोई इस प्रकार का कार्य किया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि दंड विधि का जो है वह भविष्यलक्षी प्रभाव होता है। नेक्स्ट है कठोर अर्थान्वयन निम्न में से किस कानून का किया जाता है। तो दांडिक कानून, कर कानून और धनीय भार अधिरोपित करने वाले कानून, अर्थात ये भी एक तरह का टैक्सेशन लॉ ही है। तो इन सभी का जो अर्थान्वयन है या इनका निर्वचन है वह कैसे होना चाहिए, तो कठोरता पूर्वक होना चाहिए। नेक्स्ट है विधानमंडल या संसद के द्वारा कार्यपालिका को अपनी विधायी शक्ति प्रत्यायोजित करने का क्या कारण है, अर्थात किस लिए जो है जो विधानमंडल या संसद है अपनी जो कार्यपालिकीय शक्ति हैं उनको डेलीगेट कर देते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि विधायिका के पास समय की कमी होती है। दूसरा कारण ये है कि तकनीकी ज्ञान की कमी होती है। जो विधायक या सांसद होते हैं अमूमन किस प्रकार के होते हैं उनको सब जानते हैं, उनके पास किसी भी विषय में कोई विशेष ज्ञान नहीं होता है, तो उनको किसी ज्ञान की कमी होती है, इसलिए जो
एक्सपर्ट होते हैं उनको जो है इस कार्य को, इस विधि को निर्माण करने के लिए उनको कार्य यह सौंप दिया जाता है। तीसरा है कि विधि की प्रायोगिकता का परीक्षण करने के लिए, तो इन सभी ही कारणों से जो विधियों का निर्माण करने का जो शक्ति है वह डेलीगेट कर दिया जाता है, प्रत्यायोजित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है निर्वचन को प्रचलित भाषा में किस नाम से जाना जाता है, अर्थात निर्वचन को सामान्य बोलचाल में अर्थान्वयन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो प्रत्यायोजित विधान के बारे में जो नियंत्रण लगाया जाना चाहिए या उस पर जो नियंत्रण आरोपित किया जाना चाहिए, तो इसके कथन संबंध में सही कथन पूछा है। तो इसमें पहला है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने आदेश या रिट के द्वारा प्रत्यायोजित विधान को शून्य, निष्प्रभावी या अल्ट्रा वायरस या बाह्य शक्ति घोषित कर सकते हैं, तो यह सही है। दूसरा है कि विधायिका को अधिकार है कि प्रत्यायोजित विधान को निरसित, स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है, लेकिन विधायकों को समयाभाव के कारण प्रत्यायोजित विधान पर विचार करने का समय नहीं मिल पाता, तो यह भी सही है। इसके बाद तीसरा विकल्प है कि कुछ हद तक प्रत्यायोजित विधान के दोषों और त्रुटियों पर लोकमत, विशेषज्ञ की राय, मीडिया के प्रचार प्रसार द्वारा भी नियंत्रण रखा जा सकता है। यहाँ पर ये सभी जो कथन है वह सही है। नेक्स्ट है साहचर्य से जानना कौन से सूत्र पर आधारित है। तो साहचर्य से जानना, इसे ही साहचर्येण ज्ञायते कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है, या इसको किस नाम से जाना जाता है, तो नासिटर ए सोसायस इस नाम से जाना जाता है। चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट है कानून के पालन की दृष्टि से संविधियों का वर्गीकरण है। तो पालन की दृष्टि से जो संविधियां हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार का होता है, तो आबद्धकारी, आदेशात्मक, आज्ञापक, इस प्रकार का कोई वर्गीकरण नहीं है, निर्देशात्मक या अनुमति बोधक। तो इसमें से कोई भी जो है पालन की दृष्टि से कोई वर्गीकरण नहीं है, बल्कि यह वर्गीकरण कैसे हैं, तो निर्वचन की दृष्टि से। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग किताब पढ़े होंगे, तो आप उसमें जो है ये सब चीज़ों को देखा होगा, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन जरूर पैदा हो जाएगी। तो आपको शब्दों को पकड़ना है। पालन की दृष्टि से पूछ रहा है, तो पालन की दृष्टि से संविधान का कोई जो विधि का कोई वर्गीकरण नहीं किया जाता। कोई भी विधि बनाई गई उसका पालन करना मैंडेटरी होता है, लेकिन निर्वचन की दृष्टि से आपको ये जो है सारे प्रकार की जो विधियां हैं वह मिल जाएंगी। नेक्स्ट है निर्वचन के क्षेत्र में विदेशी निर्णय की सहायता ली जा सकती है। तो ऐसी सहायता कब ली जा सकती है, तो तब ही ली जाएगी विदेशी निर्णय की सहायता जबकि वह भारतीय कानून के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि वह विदेश का न्यायिक प्रशासन और विधि व्यवस्था भारत के समरूप हो, अर्थात जिस विदेशी निर्णय को हम अनुसरण कर रहे हैं वह जो विदेशी निर्णय है वह भारतीय न्याय व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए, इसके विपरीत नहीं होनी चाहिए। तीसरा है कि जब विदेशी निर्णय अंतर्राष्ट्रीय विधि और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है तभी उसका सहायता ली जाएगी, अर्थात वह नेचुरल जस्टिस और इंटरनेशनल लॉ के विपरीत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो चौथा विकल्प है यही सही होगा। नेक्स्ट है उस केंद्रीय अधिनियम का क्या नाम है जिसमें शब्दों, वाक्यों, खंडों को परिभाषित किया गया है, तो उसको जनरल क्लॉजेज एक्ट अर्थात साधारण खंड अधिनियम 1897 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है शब्दों का उनका साधारण स्वभाव अर्थ प्रदान किया जाए किस निर्वचन का सामान्य सिद्धांत है, अर्थात कोई शब्द अगर प्रयोग किया गया है तो उनको साधारण और स्वाभाविक अर्थ दिया जाना चाहिए, कोई स्पेशल अर्थ नहीं दिया जाना चाहिए। तो ऐसा जो निर्वचन का जो सिद्धांत है उसे व्याकरणिक सिद्धांत या व्याकरणिक निर्वचन का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट है दांडिक विधि की व्याख्या। कठोरता जो है सर्वाधिक इस बात पर निर्भर करती है कि वह कानून कितना कठोर है। यह सूत्र किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो यह मैक्सवेल के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था। इन्होंने इसमें 4 सिद्धांत बताए हैं और उन चारों सिद्धांतों को हमने उस वीडियो में अपने वर्णित किया है, उसमें बताया है कि वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनका कठोरता पूर्वक जो निर्वचन करते समय उनको पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है अवधि के संदर्भ में संविधियों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो अवधि के संदर्भ में यहाँ पूछ रहा है, तो समय की दृष्टि से जो संविधियां होती हैं वह अस्थायी होती हैं और अस्थायी होती हैं, अर्थात परमानेंटली और टेम्परेरी लॉ बनाए जाते हैं। तो यह जो है पहला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है कौन सा नियम अधिनियम की समस्याओं का समाधान करती है।
तो अधिनियम की समस्याओं का जो समाधान कौन सी नियम करती है, तो यह स्वर्णिम नियम है। जो तीसरा विकल्प है यही है, सही है। नेक्स्ट है, निर्वचन के आंतरिक सहयोगी नहीं हैं। तो आंतरिक सहयोगी इसमें से कौन से नहीं हैं? तो आंतरिक सहयोगी और बाह्य सहयोगी हमने देखा था। तो आंतरिक सहयोगी के अंतर्गत लघु शीर्षक हैं, दीर्घ शीर्षक हैं, धाराओं के शीर्षक हैं, यह आते हैं। लेकिन ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है यह आंतरिक सहयोगी के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, निर्वचन के बाह्य सहयोगी हैं। तो बाह्य सहयोगी इसके कौन कौन से हैं? तो पाठ्य पुस्तकें हैं, और इस प्रकार के और भी बहुत सारी चीजें हैं, शब्दकोश हैं, न्यायिक निर्णय हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ये सब बाह्य सहयोगी के अंतर्गत आते हैं। और दृष्टांत है, अपवाद या वृष्टिखंड, ये सब कहाँ आते हैं? तो आंतरिक सहयोगी। नेक्स्ट है, वसीयत का निर्वचन करते समय किस नियम को दृष्टिगत नहीं रखा जाना चाहिए या किस नियम को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए? तो वसीयत का निर्वचन करते समय वसीयत के अक्षर, शब्द, पद और भाषा का जो है युक्त रूप से इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, ये सही है। दूसरा है कि प्रत्यक्ष संदिग्धार्थी को अस्वीकार करना चाहिए, यह भी सही है कि जो बातें प्रत्यक्ष रूप से संदिग्ध दिखाई दे रही हैं उनको अस्वीकार कर देना चाहिए। तीसरा है कि वसीयत स्टाम्प युक्त व रजिस्टर्ड होनी आवश्यक है, तो ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर दृष्टिगत नहीं रखा जाना चाहिए, तो तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट है, जब किसी भी उपबंध के एक से अधिक अर्थ प्रतीत होते हैं तो वह जो संतुलित एवं विवेकी है वह प्रभावी होगा। यह निर्वचन के किस सिद्धांत से संबंधित है? इसे ही स्वर्णिम सिद्धांत से संबंधित है। इसमें यह कहा गया कि जब किसी भी उपबंध के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं तो वही अर्थ स्वीकार किया जाए जो कि संतुलित है, विवेकी है। नेक्स्ट, न्यायालयों को संविधियों में कमियों की पूर्ति करने का अधिकार नहीं है। तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अर्थात न्यायालय जो है वह संविधियों के मामले में अगर कोई कमी रह गई है तो उसको पूरा करने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है, बल्कि वह अधिकार विधानमंडल के पास है। तो यहाँ पर गलत कथन पूछा गया है। तो पहला देखते हैं कि न्यायालय का कार्य संविधियों की कमी को पूर्ति करना नहीं है बल्कि उनका निर्वचन करना है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि न्यायालय का कार्य क्षेत्र विधि की अर्थान्वयन अर्थात निर्वचन करना है, न कि विधि निर्माण, यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि निर्वचन करना न्यायालय कार्य है और विधि निर्माण करना यह विधानमंडल का कार्य है। तीसरा है कि न्यायाधीश संसद की अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य कर सकता है, यही जो कथन है वह गलत होगा। नेक्स्ट है, आज्ञापक उपबंध किसे कहते हैं? तो आज्ञापक उपबंध या मैंडेटरी जो प्रोविजन होते हैं वह वैसे होते हैं जिसका जो पालन है वह बाध्यकारी हो, अर्थात अगर किसी ने उसका पालन नहीं किया तो उसको दंड दिया जाएगा, तो यही जो है आज्ञापक उपबंध कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वह सत्य है? संविधान के निर्वचन के लिए सामान्य नियम वही हैं जो अन्य कानूनों के लिए निर्वचन के लिए हैं, यह कथन सही है। दूसरा है कि संविधान का निर्वचन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे अधिकतम संभावित हित जो है वह प्राप्त किया जा सके, तो यह भी सही है। तीसरा है, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में प्रतिपादित किया गया था और निर्वचन करते समय इस सिद्धांत को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, तो यहाँ पर ये जो सभी विकल्प हैं वही सही हैं। नेक्स्ट है, सजाति अर्थान्वयन का सूत्र किस नियम से संबंधित है? तो सजाति अर्थान्वयन इसका जो सूत्र है यह शाब्दिक अर्थान्वयन से संबंधित है। नेक्स्ट है, उदार निर्वचन जिसे लिबरल इंटरप्रिटेशन कहा जाता है, इसके संबंध में कौन सा कथन जो है वह गलत है या असत्य है? तो पहला है, संविधि का अर्थान्वयन उदारता पूर्वक किया जाना चाहिए, यह कथन सही है। दूसरा है, संविधि का अर्थान्वयन उदारता पूर्वक किया जाता है बशर्ते कि इसकी भाषा इसके उद्देश्य से प्रतिकूल न हो, यह भी सही है। तीसरा है कि संविधि के आशय पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है, इसके शब्दों और भाषा का कोई महत्व नहीं दिया जाता, यह कथन गलत है, क्योंकि संविधि के आशय पर तो ध्यान दिया ही जाता है, साथ साथ इसका जो आशय क्या है, इसकी भाषा क्या है, इसके शब्द कौन से यूज किए गए हैं, इन सब का भी वहां पर महत्वपूर्ण स्थान होता है। नेक्स्ट है, प्रत्यायोजित विधान पर भारत के उच्चतम न्यायालय का सर्वप्रथम केस कौन सा है? तो प्रत्यायोजित विधान के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण जो केस है आपको यह जो है
जब प्रशासनिक विधि पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत भी यह मिल जाएगा, क्योंकि वह प्रशासनिक विधि के अंतर्गत डेलीगेटेड जो लेजिस्लेशन है या प्रत्यायोजित विधान है उसका सिद्धांत मिलता है। तो यह सिद्धांत पर सबसे महत्वपूर्ण केस इन री दिल्ली लॉज का मामला 1951 का है, सुप्रीम कोर्ट का। तो इसको जो है आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना चाहिए। अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो यह गलत होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, वसीयत का निर्वचन करते समय किस नियम को ध्यान में रखा जाएगा। तो अगर किसी वसीयत या इच्छा पत्र का निर्वचन किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में वहां पर ध्यान ये रखना चाहिए कि वसीयत का जो अर्थान्वयन है या निर्वचन है वह संपूर्ण वसीयत के उपबंधों को महत्व देते हुए किया जाना चाहिए। कथन सही है। दूसरा है कि वसीयतकर्ता का वास्तविक आशय क्या था, इसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और वसीयत के विषयों और उद्देश्यों का अर्थ खोजना चाहिए। तो इसलिए जो है यह सभी जो बातें हैं वो वसीयत का निर्वचन करते समय इनको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है, जब किसी अभिव्यक्ति के अर्थ में कोई संदिग्धता हो तो उसका अर्थ सुनिश्चित करते समय समान विषय वस्तु से संबंधित पूर्व की किसी संबंध में प्रयुक्त कोई विशिष्ट अभिव्यक्ति से निर्देश या संकेत प्राप्त किया जा सकता है। यह कौन से सूत्र पर आधारित है? तो यह जो है स्टेट्यूट्स इन परिमटेरिया, इसे ही समदोष का सिद्धांत कहा जाता है या समविषयी कानून का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसका जो है अनुसरण किया जाना चाहिए। अब यह सिद्धांत क्या होता है आप हमारे पहले की वीडियो देखेंगे तो उसमें क्लियर होगा। नेक्स्ट है, प्रत्यायोजित विधान की शक्ति प्राप्त हो जाने पर किसके द्वारा प्रत्यायोजित विधान निर्मित किया जा सकता है। तो प्रत्यायोजित विधान की जो शक्ति है उसका जब डेलीगेशन कर दिया जाता है, उसको प्रत्यायोजित किया जाता है जब किसी व्यक्ति को, तो ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद जो विधान निर्मित किया जाता है तो वह सरकार के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारी गण के द्वारा, प्राधिकरण के द्वारा, इन सभी व्यक्तियों के द्वारा जो है यह विधान का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन पूछा गया है, भारत में प्रत्यायोजित विधान पर कार्यपालिका का प्रभावी नियंत्रण है। तो यही जो कथन है वह सही नहीं होगा, क्योंकि कार्यपालिका का नियंत्रण नहीं होता, बल्कि यह नियंत्रण किसका होता है? विधायिका का नियंत्रण होता है। तो ये बात महत्वपूर्ण है। दूसरा कथन देखते हैं कि भारत में प्रत्यायोजित विधान पर न्यायपालिका का प्रभावी नियंत्रण होता है। यह सही है, क्योंकि वह उसका पुनर्विलोकन करता है। भारत की विधायिका अपने आधारभूत कार्यों को प्रत्यायोजित नहीं कर सकती, यह भी सही है। और मूल अधिनियम का प्रत्यायोजन खंड वैध होना चाहिए तथा प्रत्यायोजित विधान भी प्रत्यायोजित खंड व संविधान के अनुकूल होना चाहिए। नेक्स्ट है, क्या न्यायालय के द्वारा संविधान के किसी उपबंध को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है? तो न्यायालय के द्वारा, यहाँ पर प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना होगा, न्यायालय के द्वारा किसी उपबंध को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। आपने ये दो वाक्य देख लिया, लेकिन यहाँ पूछ रहा है संविधान के किसी उपबंध को। तो संविधान के किसी उपबंध को न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। वह कार्य विधायिका का है या विधायिका उसके स्थान पर कोई अन्य जो विधि है वह बना सकती है। और न्यायालय के द्वारा जो असंवैधानिक घोषित किया जाता है वह किसी अधिनियम को किया जाता है जो कि संसद के द्वारा बनाया जाता है। जब संसद के द्वारा कोई अधिनियम बनाया जाता है तो न्यायालय उसका जो है पुनर्विलोकन करता है। पुनर्विलोकन के बाद जो है उसका असंवैधानिक घोषित कर सकता है, उसकी संवैधानिकता की परीक्षा कर सकता है, लेकिन संविधान के किसी प्रोविजन को वह असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक किसी अपराध के बारे में पहले से ही कोई विधि अस्तित्व में नहीं है तो उस अपराध को दंडनीय नहीं माना जा सकता। यह किस सूत्र पर आधारित है? तो यह तीसरा जो सूत्र है, नल्लम क्राइमा सिने लेगे नल्ला पोइना सिने लेगे, यह इसी सूत्र पर आधारित है। और इसको जो है आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह आईपीसी में भी कई बार पूछ लिया जाता है या सीआरपीसी के अंतर्गत भी इस प्रश्न को डाल दिया जाता है। तो आपको इस सूत्र को ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन है, तत्कालीन व्याख्या सर्वोत्तम एवं प्रभावी होती है, यह किस सूत्र पर आधारित है? तो यह इस चौथे सूत्र पर आधारित है। इसमें क्या है कि कंटेम्पोरेनिया एक्सपोसियो एस्ट फोर्टिसिमा इन लेगे, तो इसी सूत्र पर आधारित है। तो आपको इन किसी शब्द को पकड़ लेना होगा और उसी के आधार पर उसको याद कर लेना होगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संविध की भाषा से एक से अधिक अर्थ निकलते हों तो कौन सा अर्थान्वयन किया जाना चाहिए? जब किसी संविध की या किसी विधि की भाषा से
एक या अधिक अर्थ निकलते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब तक कि किसी संविधि में निर्दिष्ट आवश्यक विवक्षित रूप से भूतलक्षी प्रभाव का उपबंध नहीं किया गया है, तब तक भविष्यलक्षी प्रवर्तन होने वाली भाषा या संविधि को ही वहां पर अर्थान्वयन किया जाना चाहिए, उसका निर्वचन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर कानून के निर्वचन के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है या गलत है। तो पहला है, कर रोपण कानून का अर्थान्वयन जो है वह अक्षरशः किया जाना चाहिए। यह कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि न्याय हित में न्यायालयों को सशक्त किया गया है कि वे कानून में रह गई कमियों की पूर्ति कर सकते हैं। तो यह जो है गलत है, क्योंकि न्यायालय जो है किसी कानून में कोई पूर्ति नहीं कर सकते या कोई उपबंध जोड़ नहीं सकते, किसी को घटा नहीं सकते, यह कार्य विधानमंडल का है। तीसरा है कि यदि कानून की भाषा अस्पष्ट हो तो परिणामों की परवाह न करते हुए शब्दों को प्रभाव देना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प भी सही है। जो गलत है वह दूसरा वाला है। नेक्स्ट है, जब किसी संविधि के दो उपबंधों में सामंजस्य न हो तो उनका अर्थान्वयन किस नियम से किया जाएगा। तो उसके लिए जो है स्वर्णिम नियम का जो सिद्धांत है उसको अपनाया जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कानून का प्रभाव भूतलक्षी हो सकता है। तो भूतलक्षी प्रभाव जो है प्रक्रिया संबंधी कानून का हो सकता है, दंड विधि का नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बताया कि जिस तारीख को अपराध किया गया उसके पहले से जाकर के उसको लागू नहीं किया जा सकता, किसी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकता, बल्कि उसके बाद से लागू किया जाए। लेकिन जो प्रोसीजर लॉ होते हैं उनको बैकडेट से लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रत्यायोजित विधान के द्वारा निर्मित किए जा सकते हैं। तो प्रत्यायोजित विधान के द्वारा नियम बनाए जा सकते हैं, रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं, कोई आदेश दिया जा सकता है, स्कीम या योजना, अधिसूचना, ये सभी जो कार्य हैं वह प्रत्यायोजित विधान के द्वारा किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि राजस्थान राज्य में शब्द, वाक्य, खंड को परिभाषित करने वाला कोई अधिनियम है तो उसका नाम क्या है। तो कौन सा अधिनियम है, तो वह राजस्थान साधारण खंड अधिनियम 1955 है। इसके माध्यम से इन सबको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के निर्वचन के संबंध में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि, तो कौन सी बातों को संविधान को ध्यान में निर्वचन करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला कि संविधान का जो प्रत्येक शब्द संवैधानिक है, सही है। दूसरा है कि मूल अधिकार और विधायी प्रविष्टियों का अर्थान्वयन या निर्वचन इनके अधिकारी गण के पक्ष में विस्तृत और उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए किया जाना चाहिए, यह भी सही है। और तीसरा है, संविधान के शब्द की परिधि के भीतर इसके उपबंधों का निर्वचन सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को मूर्त रूप देने के लिए व इसमें आए परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए करना चाहिए। तो ये जो सभी कथन है वह संविधान के निर्वचन के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट है, हैडन के प्रकरण में निर्वचन का कौन सा नियम प्रतिपादित किया गया। तो इस प्रकरण में जो है यह रिष्टि नियम या रिष्टि निवारक नियम या दोष परिहार नियम, यह जो है इसमें प्रतिपादित किया गया। तो कौन सा मामला था, हैडन का केस था। नेक्स्ट है, संसद या विधानमंडल के द्वारा कार्यपालिका को अपनी विधायी शक्ति प्रत्यायोजित करना क्या कहलाता है। तो यह प्रत्यायोजित विधान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वचन के आंतरिक सहयोगी कौन से हैं। तो हमने देखा था पहले कि निर्वचन के आंतरिक सहयोगी कौन से होते हैं और बाहरी सहयोगी। तो आंतरिक सहयोगी वो होते हैं जिनका निर्वचन करने में उनका यूज किया जाता है, अर्थात जैसे उद्देशिका है, परिभाषा है, परंतुक है, जनरल और जो भी नियम है, कॉमा है, इस तरह के जो है वह आंतरिक सहयोगी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, विधायिका द्वारा निर्मित संविधियों का यह क्या होता है, भूतलक्षी और भविष्यलक्षी, यह दोनों ही प्रभाव होता है। अब डिपेंड इस पे करता है कि वह विधि कैसी है, वह प्रक्रियात्मक है, वह मूल विधि है, दांडिक विधि है, टैक्सेशन संबंधी है, वह किस प्रकार की है। तो यह दोनों प्रकार की जो विधियां हैं वह निर्मित की जा सकती हैं। नेक्स्ट है, संविधान का निर्वचन करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि, तो यहाँ पर कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि समाजवादी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप ही निर्वचन करना चाहिए, जिससे कि मूल अधिकारों व अन्य अधिकारों के बीच टकराव न हो। तो यह सब जो बातें हैं ध्यान रखी जानी चाहिए। दूसरा है कि यद्यपि नीति निर्देशक तत्वों को महत्व दिया जाना चाहिए, तथा ऐसा करने से मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, यह भी सही है। तीसरा है कि मूल अधिकार न्यायालयों के द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व वह प्रवर्तनीय नहीं है।
इन सभी जो बातें हैं वह सही हैं। नेक्स्ट है सजातीय अर्थान्वयन की आवश्यक शर्त इसमें से क्या है। तो सजातीय अर्थान्वयन, तो इसका अर्थ या एजुसडेन जेनेरिस का अर्थ यह होता है कि संविधि में विशिष्ट शब्दों के समूह का प्रगणन किया जाना चाहिए, सही है। दूसरा है कि सामान्य शब्द विशिष्ट शब्दों का अनुसरण करते हैं, ये भी सही है। तीसरा है कि विधायिका का आशय सामान्य शब्दों को व्यापक अर्थ प्रदान करने वाला नहीं होना चाहिए। ये सभी जो बातें हैं वह सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि संविधान के शब्दों का निर्वचन समान सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए जो साधारण संविधियों पर लागू किए जाते हैं, फिर भी किस बात को सदैव याद रखना चाहिए। तो फिर भी इसमें से यह याद रखना चाहिए कि संविधान एक ऐसी भी रचना है जिसके अंतर्गत समस्त विधियों का निर्माण किया जाता है, तो इसी बात को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है पूर्व निर्णयानुसरण का क्या अभिप्राय है। तो पूर्व निर्णयानुसरण या पूर्व निर्णय का अभिप्राय यह होता है कि यह जो है आबद्धकारी प्रभाव रखते हैं, अर्थात अगर कोई वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय दिया गया है तो वह लोअर कोर्ट के ऊपर क्या होगा, बाध्यकारी होगा या आबद्ध होगा। नेक्स्ट है सारवान विधि के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से पहला है कि सारवान विधि अधिकारों एवं दायित्वों को परिभाषित कर इनका जो है विवेचना करती है, यह कथन सही है। दूसरा है कि सामान्यतः इसका भूतलक्षी प्रभाव हो सकता है, तो इसका जो है भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता बल्कि इसका जो प्रभाव होगा वह भविष्यलक्षी होगा। तो यहाँ पर गलत पूछा है तो दूसरा जो है वो सही नहीं होगा। तीसरा है कि सामान्यतः इसका प्रभाव जो है भूतलक्षी नहीं होता है, तो सामान्यतः नहीं होता है बल्कि अगर कानून बना करके किया जाए तो वो हो सकता है और इसका कठोर निर्वचन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, तो विधि का शासन से इसका अर्थ है, तो यह किसमें दिया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है संविधान का मूल ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किस मामले में किया गया था। तो सबसे पहले केशवानंद भारती के केस में मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था और अन्य अनेक मामलों में कुछ सिद्धांत हैं उनको मूल ढांचा घोषित किया गया। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने किस निर्णय में यह निर्धारित किया गया कि आयकर अधिनियम, असम कृषि आयकर अधिनियम साम्य विषय वस्तु होने से धारा 19 को निर्वाचित करने के लिए पूर्व की धारा 22 की सहायता प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसा जो निर्णय है वह असम राज्य, यह असम का मामला था, तो असम राज्य बनाम वो बहुआ का केस था, इसी में निर्धारित किया गया। नेक्स्ट है संविधियों के साधारण नियम के अनुसार न्यायालयों को संविधियों की निर्वचन शाब्दिक निर्वचन से करनी चाहिए, लेकिन किन परिस्थितियों में निर्वचन के स्वर्णिम नियम को यहाँ पर प्रयुक्त किया जा सकता है। तो स्वर्णिम नियम का उपयोग तब किया जा सकता है जबकि संविधि में अर्थ जो है वह त्रुटिपूर्ण होनी चाहिए। तो और दूसरा है कि जबकि संविधि के मूल पाठ से ऐसा अयुक्तियुक्त, असंगत या अर्थहीन परिणाम निकलता हो जो विधायिका का आशय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी वहां स्वर्णिम नियम अपनाया जाएगा। तीसरा है कि जबकि कोई असंगति, निरर्थकता, अस्पष्टता, अयुक्तियुक्तता या अन्याय होता हो या प्रावधान के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो इन सभी मामलों में स्वर्णिम नियम के अनुसार उनका अनुसरण करते हुए निर्वचन किया जा सकेगा। नेक्स्ट है विधि के निरसन से क्या तात्पर्य है। तो विधि के निरसन से तात्पर्य यह होता है कि वह विधि जो है अब अस्तित्व में नहीं है, तो पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट है सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन कौन से प्रसिद्ध सूत्र पर आधारित है। तो सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन जो है वह आधारित इस सूत्र पर है कि विधायिका का आशय स्वयं ही खंडित करने का नहीं है। नेक्स्ट है प्रत्यायोजित विधान किस किस्म का विधान है। तो प्रत्यायोजित विधान में क्या होता है कि विधानमंडल को कार्यपालिका के पास शक्ति प्रत्यायोजित ट्रांसफर कर दी जाती है कि वह विधि का निर्माण करे, तो यह कार्यपालिकी विधान कहा जाता है। क्वेश्चन है भारत में संविधान के अधीन संविधियों का निर्वचन कौन कर सकता है। तो आपको शब्दों को पकड़ना है। अगर संविधान के निर्वचन की बात करता तो केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकते हैं, लेकिन संविधान के अधीन संविधियां अगर हैं तो उनका निर्वचन किसी भी सक्षम न्यायालय के द्वारा किया जा सकेगा। नेक्स्ट है संशोधनकारी कानून में विधायिका के द्वारा
पूर्व अथवा वर्तमान कानून में कोई उपबंध या क्या जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है या क्या किया जा सकता है। तो अगर संशोधनकारी कानून में विधायिका के द्वारा पूर्व अथवा वर्तमान में कोई भी उपबंध यह जोड़ा भी जा सकता है, निकाला जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है और परिवर्धन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है समन्वयपूर्ण अर्थान्वयन या समन्वयपूर्ण सामंजस्यपूर्ण निर्वचन के संबंध में कौन सा जो कथन है वह गलत है। तो इसमें पहला है कि संविधि का अर्थान्वयन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि यथासंभव सभी उपबंधों में सामंजस्य बना रहे और टकराव न हो। यह कथन सही है, हमसे गलत पूछा गया है। दूसरा है कि संविधि का अर्थान्वयन या निर्वचन इस प्रकार से करना चाहिए कि कोई भी उपबंध निरर्थक नहीं होना चाहिए। यह भी सही है। तीसरा है कि संविधि का अर्थान्वयन करते समय इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि समरूप अभिव्यक्तियां समान अर्थ रखती हैं। तो यही जो कथन है वह सही नहीं है। नेक्स्ट है संविधान की उद्देशिका की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि संविधान की उद्देशिका उसके निर्माताओं के आशय जानने की कुंजी है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि संविधान के शब्द संदिग्ध हों या एक से अधिक अर्थ रखते हों तो अर्थान्वयन हेतु जो उद्देशिका का जो है सहारा लिया जा सकता है। तीसरा है कि जब संविधान के अनुच्छेदों की भाषा अस्पष्ट और असंदिग्ध हो तब उद्देशिका की आड़ लेकर अनुच्छेदों की शब्दावली में कोई मुलम्मा नहीं चढ़ाया जा सकता। तो ये जो सभी कथन है वह सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें हमने 100 प्रश्नों को सॉल्व किया और पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि आपको यह मददगार साबित होंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में एक हम 100 प्रश्न और सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो कंप्लीट वो निर्वाचन खंड का जो लॉ है वह कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।